ईरान के 165 परिवारों के लिए वो 28 फरवरी शनिवार की सुबह एक आम सुबह ही रही होगी। साउथ ईरान के मिनाब शहर में शाहजहां तैयब स्कूल में बच्चियां अपनी क्लास के लिए निकल पड़ते हैं। अब इतनी छोटी उम्र में इन बच्चियों को दुनिया की सियासत के बारे में तो पता नहीं था, ना ही शायद इस युद्ध के बारे में। उन्हें तो बस इतना पता था कि रोज के तरह स्कूल खत्म होने के बाद घर जाना है, अम्मी घर में इंतजार कर रही होंगी। लेकिन उसी सुबह 10:45 पर आसमान से एक मिसाइल आ गिरता है और पूरे स्कूल को तहस नहस कर देता है। पूरी बिल्डिंग की छत दीवारें टूटकर मासूम बच्चियों के ऊपर गिर जाती हैं। जब अगल बगल से लोग वहां पहुंचते हैं तो उन्होंने जो देखा वो मंजर शायद वो जिंदगी भर ना भूल पाए। बच्चियों की आवाजें मलबे के नीचे से आ रही थी। इन्वेस्टिगेटर्स बताते हैं कि ठीक उसी समय जब कुछ रेस्क्यू ऑपरेशंस करने की कोशिश हो रही थी, एक और मिसाइल आ गिरती है ठीक उसी जगह पर, और लोग मारे जाते हैं और बच्चियां मारी जाती हैं। मिलिट्री पार्लेंस में इसे डबल टैप अटैक कहते हैं। इस हवाई हमले में 165 से ज्यादा बच्चियों की जानें जाती हैं और इनमें से ज्यादातर तो 7 से 12 साल की थी। 90 से ज्यादा आज भी घायल हालत में है और शायद इस सदमे से वो कभी उभर भी ना पाए। जब इजराइल और अमेरिका से पूछा गया इस हमले के बारे में कि भैया आपका क्या बयान है इसके बारे में, तो उन्होंने कहा कि हमें तो पता ही नहीं था कि यहां स्कूल है, हमसे ऐसे सवाल मत पूछो। दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री, जिसके पास सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो एजेंसीज जिसे आयतुल्लाह खमीनी के सुसु पोटी का रूटीन तक मालूम था, वो मिलिट्री जिसने 1000 किलोमीटर दूर से 40 ईरान के टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया, उसे 10 साल से चल रहे एक पूरे फंक्शनिंग स्कूल के बारे में मालूम नहीं था। और वो इतना अनजान था कि एक नहीं दो बार टॉमाहॉक मिसाइल्स उसी जगह पर ठीक दाग दिए गए। अमेरिका में देर से ही सही, लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या बच्चियों का ये जो कत्लेआम हुआ था ये एआई की वजह से हुआ था? वही एआई जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन धड़ल्ले से इस्तेमाल करना चाहती है युद्ध के लिए। ईरान के खिलाफ इस युद्ध में एआई का इस्तेमाल हो रहा है, यह बात ऑफिशियल है, किसी से छुपी नहीं है। एंथ्रोपिक कंपनी की क्लॉड एआई को इंटीग्रेट कर दिया गया है पैलेंटियर के मेविन सिस्टम में, और यह एआई की मदद से 1000 टारगेट से भी ज्यादा को प्रायोरिटाइज कर रहा है। कहां दागना है मिसाइल, कैसे दागना है मिसाइल, कब दागना है मिसाइल, और वो भी मिनिमम ह्यूमन ओवरसाइट के साथ। एनालिस्ट सब धीरे धीरे ये बात मान रहे हैं कि एआई की यहां गलती हो सकती है। एआई ने वो अपडेटेड इंफॉर्मेशन ही शायद पिकअप नहीं किया जो दिखाती है कि 1 दशक पहले, अभी नहीं 10 महीने पहले नहीं, 1 दशक पहले यह स्कूल आईआरजीसी माने मिलिट्री आर्मी कंपाउंड से अलग हो गया था, और इसी वजह से शायद एआई ने इसे एज अ हाई वैल्यू टारगेट चुना। यूएस सेनेटर्स अब डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से मांग कर रहे हैं कि इस बात की पुष्टि की जाए कि इस स्पेसिफिक स्ट्राइक में एआई का इस्तेमाल हुआ था या नहीं, और यह भी कि अगर गलती से यह फिर से होता है तो क्या ह्यूमन वेरिफिकेशन प्रोटोकॉल्स आप लगाने वाले हो जिससे यह गलती फिर से ना हो। अब आपको ये सारी चीजें सुनकर लग रहा होगा कि साइंस फिक्शन है, लेकिन यह गाजा में काफी टाइम से ऑपरेशंस में इजराइल इस्तेमाल करती आई है एआई का, और इस एआई का एक नाम भी है हब्सोरा और द गॉस्पेल, जो टारगेट्स को चुनता है और एक के बाद एक हमले को अंजाम देता है बिना रुके बिना थके। और अब सवाल यह है कि क्या वही सिस्टम इजराइल अमेरिका एक साथ मिलकर ईरान में डिप्लॉय कर रहे हैं? क्या वो 165 बच्चियों की मौत के पीछे कोई इंसान नहीं था, बस एक एल्गोरिथम था जिसे सेट किया गया था, टारगेट चुनो, लॉक करो, मिसाइल फायर करो। इसीलिए देशभक्त के आज के एपिसोड में फोकस करेंगे इस टेक्नोलॉजी पे जो न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, मॉडर्न वॉरफेयर में एआई का अंधाधुंध इस्तेमाल। हमने अभी तक क्या पता किया है इसके बारे में, क्या इंफॉर्मेशन पब्लिक में आई है, गाजा में एआई को कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है वहां के हमास कमांडर्स को मारने के लिए, इस एआई की वजह से वहां कितने निर्दोष मारे गए, ईरान की गर्ल्स स्कूल में हुआ क्या था दरअसल में, एआई कंफ्यूज क्यों हो गया अगर ऐसा है तो, और युद्ध में एआई टेक्नोलॉजी का प्रयोग इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा क्यों बन चुका है, आज के एपिसोड में। ईरान पे आने से पहले थोड़ी क्रोनोलॉजी समझ लेते हैं और बात करते हैं ये हब्सोरा एआई के बारे में, जिसका इस्तेमाल गाजा में ऑलरेडी हो रहा है, ताबड़तोड़ हो रहा है। हब्सोरा को इजराइल की मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट ने बनाया ऐसे टारगेट्स ढूंढने के लिए जिसे इजराइल फिर बॉम्ब मारकर गिरा सके। यह दरअसल में सिर्फ एक एआई सिस्टम है जो ड्रोन्स, कैमरा, सैटेलाइट, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, मोबाइल फोन ट्रैफिक और सारी चीजों का
एनालिसिस करता है, उसको समझता है, और एआई को जब भी कुछ सस्पिशियस, आपत्तिजनक कोई रेड फ्लैग मिलता है तो वो सामने बैठे एनालिस्ट को सजेस्ट करता है कि यहां बॉम्ब गिराया जा सकता है। फिर वो इंसान पर डिपेंड करता है, एनालिस्ट पर डिपेंड करता है कि वो उसे आगे मिलिट्री के लिए एक्शन के लिए भेजे या उस इंफॉर्मेशन पर एक्शन ना ले। इस टेक्नोलॉजी ने इजराइल के डिफेंस फोर्स को एक मास असैसिनेशन फैक्ट्री बना दिया है, जहां मौत के फरमान जारी किए जाते हैं। यह मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कहना है इजराइल के एक फॉर्मर इंटेलिजेंस ऑफिसर का। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अवीफ कोहावी, जो इजराइल सेना के चीफ थे 2023 तक, उन्होंने खुद यह चीज बयां किया है। पहले 20 ऑफिसर की एक टीम मिलकर साल में गाजा में 50 टारगेट्स को आइडेंटिफाई कर पाती थी जहां बम गिराया जा सकता है। वहीं हब्सोरा एक दिन में 100 से ज्यादा टारगेट्स आइडेंटिफाई कर सकता है। और टारगेट्स बनाने के बाद एक और एआई की फायर फैक्ट्री यह हमले की तैयारी करने में मदद करता है कि कौन सा बम गिराया जाए, कौन सा एयरक्राफ्ट इस्तेमाल किया जाए, किस ऑर्डर में बम गिराया जाए। तो जो काम पहले घंटों में होता था अब वो मिनटों में होने लगा है। ठीक जैसे हिटलर अपने कंसंट्रेशन कैंप को बहुत एफिशिएंटली चलाया करते थे, वैसे ही इजराइल ये मौत का खेल बहुत खूबसूरती से चला रहा है। इसी के साथ साथ इजराइल ने लिवेंडर नामक एआई का भी इस्तेमाल किया है। इसका काम है पैलेस्टीनियंस के बारे में पूरा एक डेटाबेस बनाना। सोचो, हर सिटीजन का फोन रिकॉर्ड, सोशल मीडिया, लोकेशन हिस्ट्री, कौन किसके साथ उठ रहा है, बैठ रहा है, बात कर रहा है, कॉल कर रहा है, सारा कुछ। अब लिवेंडर एआई उस डेटा को एनालाइज करता है और एक स्कोर देता है। इंसान को जितना ज्यादा स्कोर मिलता है उतना चांस है उसका हमास के साथ उसके तार जुड़े रहने का। यह एआई सिस्टम इजराइल ने 7 अक्टूबर आतंकी हमले के बाद बहुत घातक रूप में इस्तेमाल किया था। इसके बारे में मैं आपको 2 मिनट में बताता हूं, लेकिन यह बात तो अब आप समझ लो, गांठ बांध लो कि दुनिया भर में एआई सिस्टम्स आपको, आपके बिहेवियर को, आपके ऑनलाइन सर्चेस को ट्रैक कर रही है, आपकी मेरी प्रोफाइलिंग हो रही है। इसीलिए मैं तो नॉर्ड वीपीएन का इस्तेमाल करता हूं फॉर ऑनलाइन सिक्योरिटी एंड एनोनिमिटी। नॉर्ड एक लेयर ऑफ सेफ्टी देता है आपको, आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन को इंटरनेट पर सेफ रखता है, सिक्योर रखता है। नॉर्ड वीपीएन आज के हमारे एपिसोड पार्टनर्स भी हैं। ये एक एसेंशियल डिजिटल टूल है जो मेरा सारा इंफॉर्मेशन इंक्रिप्टेड रखता है, इंटरनेट पर किसी साइट को ब्लॉक नहीं होने देता है, ऑनलाइन मैलवेयर और ट्रैकिंग से मुझे बचाता है। मैं क्या कर रहा हूं, क्या रिसर्च कर रहा हूं, किसे ट्रैक कर रहा हूं, पता नहीं होने देता है। नॉर्ड वीपीएन के हजारों सर्वर्स हैं जिन्हें आप एक्सेस कर सकते हो, तो आपका जो इंटरनेट सर्च होता है वो ग्लोबल हो जाता है। वो न्यूज, वो एंटरटेनमेंट, वो ट्विटर अकाउंट्स जो आपके देश में लॉक्ड है, ब्लॉक्ड है, वो अनलॉक हो जाती हैं और आपका इंफॉर्मेशन बिल्कुल सेफ रहता है। यहां तक कि इंडिया से नॉर्ड ने अपने फिजिकल सर्वर्स भी हटा लिए क्योंकि इन्होंने कस्टमर इंफॉर्मेशन सरकार के साथ शेयर करने से मना कर दिया था। अगर आप साइन अप करते हो फॉर नॉर्ड वीपीएन वाया nordvpn.com/देशभक्त, तो 2 साल के प्लान के साथ आपको मिलता है ह्यूज डिस्काउंट एंड 4 एडिशनल मंथ्स फॉर फ्री। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देके रखा है। डू चेक आउट nordvpn.com/देशभक्त। नाउ बैक टू द स्टोरी। 7 अक्टूबर 2023 हमास इजराइल पर एक आतंकी हमला करता है जिसमें 1200 इजरायली की जानें जाती हैं। 200 से ज्यादा लोगों को हमास बंदी बना लेता है। इजराइल इसके बाद प्रतिशोध का वचन लेता है। נכה באימת חורמה וננקום בעוצמה על היום השחור הזה שהם עוללו למדינת ישראל ולאזרחיה. और इसके बाद जो हुआ वो गाजा को पूरी तरीके से बदल देता है। 7 अक्टूबर से पहले आईडीएफ में टारगेटिंग के कड़े नियम होते थे, यानी एयर स्ट्राइक अप्रूव करने के लिए एक सीनियर ऑफिसर को खुद यह कंफर्म करना पड़ता था कि जिस टारगेट को चुना गया है वो एक मेजर थ्रेट है या नहीं। उस समय तक एयर स्ट्राइक सिर्फ सीनियर हमास कमांडर्स या फिर जहां हथियार का भंडार है उसे टारगेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और सबसे जरूरी, सिविलियंस को पहले एक छोटी सी वार्निंग भी दी जाती थी, मने जगह से निकल जाओ। एक छोटा सा बॉम्ब गिरा दिया, फिर असली वाला बॉम्ब गिरा दिया। सिविलियंस को भागने का एक छोटा सा मौका दिया जाता था। पहले ज्यादातर कोशिश यह की जाती थी कि सिविलियंस मारे ना जाएं, या किसी हमले के दौरान अगर मारे जाए तो 5 से 10 से ज्यादा वो लोग ना मारे जाएं। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट यह दिखाती है कि 7 अक्टूबर के बाद एयर स्ट्राइक्स को लेकर इजराइल ने नियम कंप्लीटली पलट दिया। पहला बदलाव, मिड रैंकिंग ऑफिसर्स को खुली छूट दे दी गई कि वो सिर्फ सीनियर हमास कमांडर्स को ही नहीं, किसी भी हमास से जुड़े इंसान को मार सकते हैं।
दूसरा बदलाव, सिविलियन कैजुअलिटी लिमिट बढ़ाकर 20 पर स्ट्राइक बना दी गई। मतलब एक हमास कमांडर को मारने के लिए अगर 20 निर्दोषों की भी जान जा रही है, इजराइल जानता है जा रही है, तब भी ओके है, कोई पूछने की जरूरत नहीं है। तीसरा बदलाव, कुछ दिन बाद इस लिमिट को भी बढ़ा दिया जाता है। सीनियर हाई वैल्यू टारगेट्स के लिए 100 निर्दोष लोगों की जानें जाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। और हमले से पहले वार्निंग देने की जो प्रथा थी, जो प्रैक्टिस थी, वो पूरी तरीके से बंद कर दी गई। सीधा बिल्डिंग पर बॉम्ब गिराओ, भागने का किसी को अवसर ना दो। जब एआई लगातार टारगेट्स देता रहा, तब इंसान भी नहीं रुक रहा था। एक इंटेलिजेंस ऑफिसर ने बताया कि वो एक टारगेट पर सिर्फ 20 सेकेंड टाइम देता था और दिन भर में दर्जनों ऐसे स्ट्राइक गाजा में वो सैंक्शन करता था। इतने देर पर तो हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कौन सा कॉफी लेना है, कौन सा आइसक्रीम ऑर्डर कराना है, और ये लाखों लोगों की जिंदगियों का फैसला 20-20 सेकंड में कर रहे थे। और पिछले 8 महीनों में जितनी बमबारी हुई है गाजा में, एआई की मदद से उतनी ही बमबारी 7 हफ्तों में कर दी गई है। अगर सिविलियन डेथ्स इतनी ज्यादा हुई हैं गाजा में, तो इसमें एआई का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। समझाता हूं कैसे। अक्टूबर 2023 में जबलिया रेफ्यूजी कैंप गाजा में लिवेंडर एआई को लगा कि एक सीनियर हमास कमांडर वहां छुपा है, जो 7 अक्टूबर इजराइल के हमले में शामिल था। इजरायली सेना ने तय किया कि नहीं, इस इंसान को तो यहां से हटाना होगा, चाहे जो भी कॉस्ट हो। एआई के कहने पर इजराइल ने इस कैंप पर 2000 पाउंड्स के बॉम्ब गिरा दिए, बिना एक सेकंड सोचे कि वहां सिविलियंस भी मौजूद हैं, वो भी मरेंगे। नतीजा 126 डेड, जिसमें से करीबन 70 तो सिर्फ छोटे छोटे बच्चे थे। 280 से ज्यादा लोग इस हमले में घायल भी होते हैं, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ता है। एआई ने बोला है तो अटैक करना है। सोचो, यह सब किया गया सिर्फ एक टारगेट को मार गिराने के लिए। और यह सिर्फ एक हादसा नहीं है जहां सिविलियन पॉपुलेशन के ऊपर भारी भरकम बॉम्ब गिरा दिया गया है। एक लंदन बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट मॉनिटरिंग टीम ने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया। उन्होंने 1 महीना टारगेट किया, रिसर्च किया, और उन्हें पता चला कि 136 स्ट्राइक में, हर स्ट्राइक में 15 निर्दोष लोग मारे गए। तो 15,000 से ज्यादा पैलेस्टीनियंस तो मारे गए पहले फेज में ही इस मिलिट्री एक्शन के एआई का इस्तेमाल जहां शुरू किया गया था। और एआई कितना इफेक्टिव है? गाजा में सारी 19 यूनिवर्सिटीज 80% से ज्यादा तबाह हो चुकी हैं। मई 2025 तक 95% स्कूल्स बचे ही नहीं गाजा में। हॉस्पिटल्स तो लगभग सारे ही धूल में मिला दिए गए हैं। तो ये अगर एआई का कमाल है तो बहुत खराब प्रदर्शन है। या फिर एआई को बोला गया था, एआई को ट्रेन किया गया था कि स्कूल, अस्पताल, यूनिवर्सिटी, इन्हीं को टारगेट करो। ईरान युद्ध में अमेरिका की रेप्यूटेशन की धज्जियां तो वैसे में ही उड़कर रखी हैं, और जो बची कुछ कसर है लगता है एआई पूरी कर देगा। 28 फरवरी को जो अटैक होता है, 165 निर्दोष जाने जाती हैं बच्चियों की, अब इसको लेकर सवाल और उठने लगे हैं। लोगों को समझ में आ रहा है कि यहां कुछ सिस्टमैटिकली गलत हुआ है, यह सिर्फ एक मिस्टेक नहीं है। लेकिन जब पूछा जाता है तो प्रेसिडेंट ट्रंप या तो अब्बा डब्बा जब्बा कहते हैं, या तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये तो ईरान ने खुद ही करवाया है। Did the United States bomb a girls' elementary school in southern Iran on the first day of the war and kill 175 people? Based on what I've seen, that was done by Iran. अरे चिचा, जिस मिसाइल की बात तुम कर रहे हो वो टॉमाहॉक मिसाइल है। ये मिसाइल तो आपने अपने करीबी, अपने पौपो इजराइल तक को नहीं दिया है। ये मिसाइल सिर्फ अमेरिका, यूके, जापान, ऑस्ट्रेलिया और नेदरलैंड्स को देकर बैठा हुआ है। और ये जो देश है इस युद्ध से कोसों मील दूर है, सिर्फ आप ही हो जो ये कांड कर सकते हैं। इससे पहले कि हम समझें कि इस पूरे हमले के पीछे एआई इस्तेमाल किस तरीके से किया गया है, पहले हम ये समझ लेते हैं, क्योंकि एआई की थिंकिंग में भी ये बात आई थी कि अमेरिका और इजराइल ने मिनाब को चुना क्यों? आखिर इसमें इतना स्पेशल क्या है? क्योंकि जब आप मिनाब की जियोग्राफी देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि बाकी शहरों के तरह यह कोई आम शहर नहीं है। मिनाब स्थित है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, ठीक वहीं बसा है जहां से दुनिया भर की 20 से 25% ऑयल और एलएनजी पास करती है। और इसके बंद होने का नतीजा खैर पूरी दुनिया अभी देख रही है। पिछले एपिसोड में हमने यह भी आपको समझाया था कि भारत, इस पर सबसे ज्यादा बुरा असर क्यों पड़ेगा भारत पर इस स्ट्रेट के बंद होने से। अब मिनाब में एक जगह है सैयद अल शुहादा। यह एक मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है जो आईआरजीसी नेवी के यूनिट का हेडक्वार्टर्स माना जाता है। माने आसिफ मिसाइल ब्रिगेड यहां स्थित है, और यह ब्रिगेड आईआरजीसी नेवी के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इसकी लोकेशन बहुत स्ट्रेटेजिक है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यहां से बेहद नजदीक है और सारी एंटी शिप ऑपरेशंस यहां से करना बहुत आसान हो जाता है आईआरजीसी के लिए। तो जियोग्राफिकली बहुत ही सेंसिटिव पोजीशन है। अब आप पूछोगे इसके बीच में फिर स्कूल कहां से आ गया?
अल जजीरा की एक टीम ने इसकी एक डिटेल्ड जांच की। सैटेलाइट इमेजेस, वीडियो क्लिप्स, सरकारी इरानियन रिकॉर्ड्स, जियो लोकेशन, इस सब को मिलाकर एक टाइमलाइन बनाया गया और जो सामने आता है ये बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन है और पूरे दुनिया को यह समझना होगा क्योंकि फ्यूचर वॉर ऐसे ही लड़े जाएंगे। शजारे तैयब स्कूल का IRGC नेवी से लिंक था, लेकिन यह लिंक वो था कि नेवी जाने वाले लोगों के बच्चे, कुछ बच्चे इस स्कूल में पढ़ते थे, सिविलियन बच्चों के साथ साथ इस स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन यह फैसिलिटी एक सिविलियन फैसिलिटी थी और इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ में साफ साफ लिखा हुआ है कि आप मां बाप किसी का अगर मिलिट्री में हो तो उनके बच्चों को टारगेट करना इलीगल होता है, गैर कानूनी होता है। सैटेलाइट इमेजेस को अगर आप गौर से देखें तो 2013 में गूगल अर्थ की यह तस्वीर आपको दिखाता है कि उस समय स्कूल बिल्डिंग पूरी तरीके से मिलिट्री कॉम्प्लेक्स का हिस्सा था। अंदर बाहर जाने के लिए एक ही मेन गेट था और पूरा कॉम्प्लेक्स दीवारों से घिरा था। 5 वॉच टावर्स पूरे एरिया की निगरानी रखते थे। फिर 2016 में यह सब कुछ बदल जाता है, नई दीवारें खड़ी हो जाती हैं, स्कूल एरिया को मिलिट्री ब्लॉक से पूरी तरीके से अलग कर दिया जाता है, 2 वॉच टावर्स हट जाते हैं स्कूल के पास से। आप मैप्स को अगर ध्यान से यहां देखोगे तो आपको पता चलेगा कि स्कूल के लिए 3 नए गेट्स भी खोल दिए गए थे। 2018 सैटेलाइट इमेजेस में सिविलियंस अपने गाड़ियों से स्कूल के बाहर आपको दिख जाएंगे। अंदर बच्चियों के खेलने के लिए फील्ड भी बना दिया गया था। इससे यह बात साफ पता चलती है कि बिल्डिंग में अब पूरी तरीके से प्राइमरी स्कूल बन चुका था 8-10 साल पहले। तो पिक्चर अब कुछ ऐसी है, मिनाब में एक मिलिट्री बेस था लेकिन उसके पास एक सिविलियन स्कूल था। 10 साल से वो सिविलियन स्कूल था। यह बात इत्तेफाक नहीं हो सकती है, यह गलती नहीं हो सकती है। AI के पास सारा इंफॉर्मेशन था, आउटडेटेड ही सही, लेकिन उसने अपने लॉजिक गेट्स का इस्तेमाल किया और इसे अपना निशाना बनाया और मिसाइल्स दाग दिए क्योंकि कोई ह्यूमन ओवरसाइट नहीं था या फिर ह्यूमन इंटेलिजेंस इतना कमजोर था कि इतनी बड़ी गलती को भी कोई पकड़ नहीं पाया। उसके बाद उसी जगह पर दूसरा हमला होता है, बगल के बिल्डिंग्स को छुआ तक नहीं जाता है। उसके सामने टारगेट्स लगता है पहले से ही क्लियरली मार्क कर लिए गए थे कि कहां ब्लास्ट करना है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि AI को पता था कि यहां स्कूल था और IRGC के बच्चे, जो IRGC में जो काम करते हैं, जो सर्व करते हैं, उनके बच्चे यहां पढ़ते हैं और जानबूझ के उन्हें निशाना बनाया गया था बाय द AIA। दोनों कंडीशन में दोनों चीजें सही हो सकती हैं, या तो ओवरसाइट या तो जानबूझ के बच्चियों को मारा गया है विद AI लॉजिक। इस बात से कोई मुकर नहीं सकता है कि यह हमला जो है इंसानियत के नाम पर एक धब्बा है। जो सुपर पावर देश एक तरफ बात करता है कि ईरान में महिलाओं की आजादी के लिए वो जंग लड़ने को तैयार है, वहीं दूसरी तरफ मासूम बच्चियों को वो निशाना बना रहा है। अमेरिका की डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इस घटना के बारे में अब जांच कर रही है, लेकिन इनिशियल इन्वेस्टिगेशन जो पेंटागन ने की है उससे एक बात तो साफ हो चुकी है कि मिसाइल अमेरिका का ही था। लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को नहीं मानेगा। उसका अभी तक कहना है कि नहीं, ईरान है, वही है स्कूल्स के अंदर से मिसाइल चला रहा है। Like the terrorist cowards they are, they fire missiles from schools and hospitals. अब तो सच बोल दे भो। इस साल जनवरी में अमेरिका ने पैलेंटियर की मेविन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था वेनेजुएलन प्रेसिडेंट मडूरो को पकड़ने में, और इस मेविन सिस्टम में एंथ्रोपिक का क्लॉड AI इंटीग्रेटेड है। ईरान में हमला करने से पहले वेनेजुएला की ऑयल अमेरिका ने पहले ही सुरक्षित कर ली थी। वहां ऑपरेशन फटाफट खत्म भी हो गई थी। छोटा देश था, खास मिलिट्री नहीं थी, मिसाइल्स नहीं थे, आत्मसमर्पण कर लिया। लेकिन ईरान पर हमला करने से पहले अमेरिका चाहता था कि पेंटागन क्लॉड को किसी भी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करने की परमिशन ले, बिना कोई रोक-टोक के, बिना कोई रिस्ट्रिक्शन के। लेकिन इस कंपनी ने जिसे यह कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला था, बहुत सारा पैसा मिलने वाला था, उस कंपनी एंथ्रोपिक ने 2 शर्तें रखी ट्रंप सरकार के सामने, जिसके वजह से ट्रंप बहुत नाराज भी है आज। पहला कि फुली ऑटोनोमस वेपन में AI का अनरिस्ट्रिक्टेड इस्तेमाल नहीं होगा, यानी ऐसे वेपन सिस्टम जिसमें कोई इंसान फैसला ही नहीं करेगा बल्कि क्लॉड AI खुद फैसला करेगा गोली चलानी है, मिसाइल चलानी है या नहीं। ऐसे सिस्टम में कंपनी ने हिस्सा लेने से मना कर दिया। दूसरी जगह एक रेड लाइन खींची एंथ्रोपिक कंपनी ने, और वो ये कि किसी भी मास सर्वेलेंस में वो हिस्सा नहीं लेगा, कि क्लॉड AI का इस्तेमाल पेंटागन बड़े पैमाने पर अमेरिकन पर नजर रखने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता है।
जब पेंटागन ने यह शर्तें मानने से मना कर दिया तो एंथ्रोपिक के हाथ से एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट निकल गया। इतना ही नहीं, इसके बाद ट्रंप इतना खौरिया गए कि एंथ्रोपिक को पेंटागन से बैन करवा दिया गया, इसे एक सप्लाई चेन रिस्क कैटेगरी में डाल दिया गया। हिंदी में बोले तो अब यह कॉन्ट्रैक्टर ब्लैक लिस्टेड है और कोई और कॉन्ट्रैक्टर जो पेंटागन के साथ काम करता है एंथ्रोपिक के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल नहीं कर सकता है। कंपनी के सीईओ ने एक इंटरव्यू में कंफर्म भी किया कि कंपनी फुली ऑटोनोमस वेपन्स में एआई इस्तेमाल करने के खिलाफ नहीं है, बस वो इतना चाहते थे कि एआई इतना रिलायबल नहीं है कि वो खुद से ही सारे फैसले ले, जीवन और मौत के फैसले ले, लोगों पर मिसाइल दागने के फैसले ले, इंसानों को लूप के बाहर रखा नहीं जा सकता है। इसका एक और उदाहरण अभी सामने आया है। इजराइल और अमेरिका ने तेहरान के एक पब्लिक पार्क को अपना निशाना बनाया, क्योंकि पार्क का नाम था पुलिस पार्क, लेकिन पुलिस का उस पार्क से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। इरानियन रिसर्चर्स का मानना है कि इजराइल और यूएस सारी सरकारी बिल्डिंग को अपना निशाना बना रहे थे, तो एआई ने इसके अंदर पुलिस का नाम देखा तो पार्क को भी निशाने के लिस्ट में शामिल कर लिया। उधर बैठे किसी इंसान ने इसे क्रॉस वेरीफाई नहीं करना सही समझा कि भैया इस पार्क में है क्या। इन सारे इवेंट्स को देखकर एक बात तो साफ हो जाती है, अपने दुश्मनों को मार गिराने के लिए एआई का इस्तेमाल अभी हो रहा है और उसमें कम से कम एक ह्यूमन इन्वॉल्व है इस पूरे मैट्रिक्स में, और तब भी इतनी गलतियां हो रही हैं, निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। सोचो अगर एआई को पूरी तरीके से ऑटोनोमस वेपन्स में इंटीग्रेट कर दिया तो भाई तबाही ही तबाही मच सकती है, और यह सब हम अपनी आंखों के सामने होता देख रहे हैं और हम अनजान बन रहे हैं। लेकिन याद रखिए कल यही एआई सिस्टम आपको और मुझे भी अपने निशाने में ले सकती है। मेनी थैंक्स टू NordVPN फॉर मेकिंग दिस डिटेल्ड एपिसोड पॉसिबल। अगर आप भी अपनी ऑनलाइन प्रिवेसी, अपनी डेटा को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो साइन अप कर सकते हो फॉर NordVPN वाया nordvpn.com/देशभक्त। 2 साल के प्लान के साथ आपको मिलेगा ह्यूज डिस्काउंट इन 4 एडिशनल मंथ्स फॉर फ्री। लिंक डिस्क्रिप्शन में। मेनी थैंक्स फॉर वॉचिंग।